नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच का। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनका जो मंत्रिमंडल है उसकी एक ऐसी खूबी है जैसी खूबी शायद दुनिया में किसी और मंत्रिमंडल में आपको नहीं मिलेगी। यहां मंत्री जिस विभाग का होता है उसके मुद्दे पर कुछ नहीं बोलता है। निर्मला सीतारमण को कभी आपने बेरोजगारी पर, गरीबी पर बोलते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन अपने मुद्दे से अलग, अपने मंत्रालय के विषय से अलग दूसरे विषयों पर अगर राहुल गांधी बोल दें, विपक्ष का कोई नेता बोल दे तो तुरंत कूदकर आ जाते हैं जवाब देने। और इस मामले में सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो थी वो हमारी स्मृति ईरानी जी थी। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी जब मंत्री हुआ करती थी, जब महिला और बाल विकास मंत्री हुआ करती थी, तो चाहे हाथरस हो जाए, चाहे कोई और कांड हो जाए, चाहे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ एक अत्याचार हो जाए जो 2 साल तक, अभी भी 2 साल हो गए हैं, आज तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है, उनके अपराधियों को कोई सजा नहीं मिली है। ऐसे मुद्दों पर बिल्कुल चुप रहती थी। अंकिता भंडारी के साथ तो आपको याद होगा कि पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे और जवाब क्या देती, लगभग वो भाग गई। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? लेकिन अगर राहुल गांधी कोई बयान दे दें, अगर चांद सूरज पर भी बयान दे दें, तो तुरंत कूदकर आ जाती थी उसका विरोध करने के लिए। और इसीलिए उनको कहा गया कि वो पता नहीं किस विभाग की मंत्री हैं। लगता तो ऐसा है कि राहुल गांधी ट्रॉल मिनिस्टर हैं। वो खैर अब वो अमेठी से चुनाव हार चुकी हैं, उसके बाद उनकी ट्रॉलिंग भी बहुत हुई। राहुल गांधी के कहने से ही वो ट्रॉलिंग बंद हुई, तो उनकी बात छोड़ देते हैं। उनकी जगह लेने के लिए काफी लोग बेचैन हैं। इसमें सबसे ताजा नाम है हमारे अश्विनी वैष्णव जी का। अश्विनी वैष्णव जी जो हैं हमारे रेल मंत्री हैं, जिनको आजकल डी रेल मंत्री कहा जाता है। भाई, रेल मंत्री तो वो होता है जिसके टाइम में रेलें चलती हैं, लेकिन जिसके टाइम में रेलें रोज डी रेल हो रही हैं, पटरी से उतर जा रही हैं, उसको तो डी रेल मंत्री कहना ही सही होगा। तो हमारे डी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी अपने मंत्रालय पर चुपचाप रहते हैं। उनके मंत्रालय की हालत यह है कि रोज आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप अखबार देख लीजिए, टीवी चैनलों पर तो खैर गोदी मीडिया वाले क्या दिखाएंगे, लेकिन अखबारों में और सोशल मीडिया पे आपको रोज ऐसी खबर मिल जाएगी कि कोई ट्रेन पटरी से उतर गई, कोई ट्रेन भिड़ गई, कोई ट्रेन कुछ हो गया, कोई ट्रेन कहीं और पहुंचना था कहीं और पहुंच गई, एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें दौड़ रही थी। ये सारी खबरें आपको मिल जाएंगी। और ट्रेनों के टाइम से चलने पर तो अब कोई सवाल भी नहीं उठाता है। लोग भूल गए हैं कि एक वक्त था जब ट्रेनें टाइम से चलती थी। लेकिन इन सब पर अश्विनी वैष्णव जी कुछ नहीं बोलेंगे। वो कह देंगे कि सड़क पर नहीं, ट्रैक पर किसी ने पत्थर रख दिया था जिसकी वजह से डीरेल हो गया। और ये एक बार भी नहीं बताएंगे कि भैया ट्रैक की सिक्योरिटी के लिए, ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए एक पूरी आपके पास व्यवस्था होती है, लोग होते हैं। वो लोग क्या कर रहे थे जब ट्रैक पर पत्थर देखा गया? क्यों नहीं देख पाया ड्राइवर कि ट्रैक पर पत्थर रखा हुआ है? ये सारा जवाब नहीं देंगे। एक बहाना बनाया, निकल लेंगे। अगली बार जब मौका मिलेगा तो फिर एक नई रील बनाएंगे। इस तरह से हमारे डी रेल मंत्री जी काम कर रहे हैं। लेकिन वही डी रेल मंत्री जी राहुल गांधी का जब लैटरल एंट्री पर बयान आया तो तुरंत कूदकर आ गए। हालांकि अश्विनी वैष्णव खुद आईएएस रहे हैं और किसी लैटरल एंट्री से नहीं आए थे। बाकायदा एग्जाम देकर, इंटरव्यू देकर, जिस तरह से आईएएस का एग्जाम पास किया जाता है वैसे आकर वो आईएएस रहे हैं लंबे समय तक। लेकिन राहुल गांधी ने जो ही सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लैटरल एंट्री यानी सीधी एंट्री कर रही है, प्राइवेट सेक्टर से लाकर लोगों को भर रही है उन जगहों पर जहां आईएएस को होना चाहिए, और उसमें रिजर्वेशन के सारे नियमों की अनदेखी की जा रही है। अनदेखी कैसे की जाती है? एक मिनिस्ट्री में एक पोस्ट निकाला जाएगा, एक पद पर सिर्फ एक पोस्ट निकाला जाएगा, और जब एक पोस्ट निकाला जाएगा तो उस पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उसका एक पक्ष यह भी है कि उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों को या अपनी विचारधारा के लोगों को चुन चुन के भरा जा रहा है। अब आप सोचिए, कोई अदानी के यहां नौकरी कर रहा हो, अदानी का खास हो, लैटरल एंट्री के थ्रू उसको आईएएस बना दीजिए, तो और वो भी 3 साल के लिए, उसको पता है 3 साल बाद निकलकर फिर उसको वहीं जाना है, नौकरी करना है, तो वो किसका भला सोचेगा? सरकार का भला सोचेगा या फिर अदानी का भला सोचेगा? और एक एग्जाम्पल तो अपने सामने है, सेबी के जो चेयरपर्सन बनाए जाते थे वो आईएएस बनाए जाते थे।
सेबी में यह कहा गया कि नहीं, एक्सपर्ट को बनाया जाएगा, तो माधवी बुद्ध जी को बनाया गया। अब माधवी बुद्ध जी ने क्या किया, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से सारा खुल के लगातार आ ही रहा है कि किस तरह अपने पति की फर्म को फायदा पहुंचाया। उनके पति सीधे सीधे अडानी के साथ बिजनेस कर रहे थे, खुद को फायदा पहुंचाया उन्होंने। ढेर सारी बातें हो रही हैं। कोई ढंग की सरकार होती तो अभी तक कार्रवाई हो गई होती, लेकिन खैर इस सरकार में क्या कार्रवाई होगी। तो राहुल गांधी ने लैटरल एंट्री पर सवाल उठाया। लैटरल एंट्री का सीधा मतलब यह है कि आईएएस की परीक्षा से आपको नहीं आना है, आपको प्राइवेट सेक्टर से आना है। 55 साल तक आपकी उम्र हो सकती है। आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपको सीधे उस पोस्ट पर बिठा दिया जाएगा जहां 30-30 साल की नौकरी करने के बाद, 20-20 साल की नौकरी करने के बाद कोई आईएएस पहुंचता है। इसमें ना रिजर्वेशन होगा, ना कोई और चीज होगी। हालांकि एक सवाल यह भी उठता है कि राहुल गांधी जी और बाकी विपक्ष जो है, इसके पहले भी 3 बार लैटरल एंट्री हो चुकी है, पहले क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था, लेकिन शायद तब ध्यान नहीं गया होगा या महत्वपूर्ण नहीं लगा होगा। अब क्या हुआ है, यूपी में 69,000 टीचर्स के घोटाले की बात आई। माननीय हाईकोर्ट ने सीधे घेरा योगी आदित्यनाथ को। उनकी सरकार के बारे में बहुत साफ साफ कहा कि भाई ये जो आपने भर्तियां की हैं, इसमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है। ये पूरा सवाल उठा, आरक्षण घोटाला इसको कहा गया। और फाइनली जब माननीय हाईकोर्ट का निर्देश आया तो आदित्यनाथ को अपना जो अपॉइंटमेंट नीति थी वो वापस लेनी पड़ी। पहले यह लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लेकिन कल जो उनका ट्वीट आया उसमें साफ साफ लग रहा है, बल्कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश को माना जाएगा। संबंधित विभाग को कह दिया गया है कि इस हिसाब से भर्तियां हो वगैरह वगैरह। हालांकि अब देखिए उसमें क्या है, जिन लोगों की पहले भर्ती 69,000 लोगों की हो गई थी, उनका तो नुकसान है, उनकी तो नौकरी जाएगी, तो वो लोग कोर्ट में जा रहे हैं। अगर कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये बरसों और उलझा रहेगा। लेकिन फिलहाल वो जो फैसला आया था वो बेहद इंपॉर्टेंट फैसला था। इतना इंपॉर्टेंट फैसला था कि केशव प्रसाद मौर्य भी कूद कर आए थे उस फैसले का स्वागत करने के लिए, जो उनके सरकार को गलत बता रहा था। लेकिन बाद में प्रेशर वेशर पड़ा होगा। कल मैं देख रहा था कि एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ भारत के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। अब नंबर 1 मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या उन लोगों के बीच का खेला है वो जाने। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये 69,000 आरक्षण वाला जब रिजल्ट आया, उसी समय लैटरल एंट्री का विज्ञापन आने से सब लोगों का ध्यान गया और लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। और जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तो राहुल गांधी ने भी लैटरल एंट्री का सवाल उठाया। उसके साथ साथ सपा ने भी विरोध किया, बसपा ने भी उस स्कीम का विरोध किया, और भी विपक्ष के नेता उस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह से जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें एक तो आरक्षण जैसी कोई चीज नहीं है, और दूसरा ये कि भारत सरकार जो है वो अपनी पसंद के लोगों को भर रही है। यहां पर बांग्लादेश को याद कर लें। बांग्लादेश में जो सबसे बड़ा बवाल हुआ, जिसके चलते शेख हसीना को हटना पड़ा, वो इसी बात को लेकर था कि वो अपनी पार्टी के लोगों को इस बहाने रिजर्वेशन नौकरियों में दे रही थी कि जिन लोगों ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया है उनके परिवारों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर जो गुस्सा हुआ, उसी के चलते वहां पर सारा कुछ फाइनली हुआ। यानी अपने लोगों को भर्ती करने की जो कोशिश शेख हसीना ने की, उसके चलते तमाशा हुआ। अगर देखिए तो सीधे सीधे नहीं, लेकिन घुमा फिरा के अपने लोगों को भरने का काम तो यहां भी हो रहा है तमाम संस्थाओं में, और इसका विरोध होना चाहिए। इसका कोई विरोध जो होना चाहिए वो पॉलिटिकल विरोध होना चाहिए, और राहुल गांधी ने तथा विपक्ष के नेताओं ने यही विरोध किया। अब अश्विनी वैष्णव जी कूद के आते हैं। वो कहते हैं लैटरल एंट्री मामले में कांग्रेस का पाखंड स्पष्ट है। लैटरल एंट्री की अवधारणा यूपीए सरकार ने ही तैयार की थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी 2005 में यूपीए सरकार के दौरान गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। आयोग ने विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले पदों में रिक्तियों को भरने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी। इसको कहते हैं हाफ ट्रुथ, आधा सच। वैसे तो ये जो मामला है विशेषज्ञों को भर्ती करने का, वो कांग्रेस के समय ही नहीं शुरू हुआ। मोरारजी देसाई के समय पहले एक एआरसी बनी थी, उसके बाद बनी थी हनुमंतैया के समय एक बनी थी एआरसी, और इन सब में कहा गया था कि सिविल सेवाओं के भीतर विशेष कौशल यानी स्पेशल स्किल को ध्यान में देते हुए भर्तियां की जाएं। लेकिन इनमें से किसी ने लैटरल एंट्री की बात नहीं की थी। और आधा सच यह है कि लैटरल एंट्री की बात वीरप्पा मोइली ने की जरूर थी, सिफारिश जरूर आई थी, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सीधे सीधे मना कर दिया था
कि इस तरह की एंट्री नहीं होगी, इसीलिए यूपीए के कार्यकाल में कोई लैटरल एंट्री नहीं हुई। तो सिफारिश आई थी यूपीए के समय में, बाकी काम के लिए कांग्रेस को आप गरियाते रहेंगे कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं 70 साल में, कांग्रेस ने यह गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। लेकिन जो सिफारिश आई थी कांग्रेस के टाइम में और जिसको मानने से कांग्रेस ने इंकार कर दिया था, उसको आपने तुरंत लागू कर दिया, कूद कर आपने लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें आपको संभावना दिखाई दी अपने लोगों को भर्ती करने की। उसमें आपको यह लगा कि यहां तो अपने लोगों को सेट किया जा सकता है, और जब अपने लोगों की बात होती है तो सिर्फ ये आरएसएस के लोग नहीं होते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट या इस तरह की तमाम सारी चीजों में हम लोगों ने देखा है कि कैसे जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो कुछ खास पूंजीपतियों के हितों का विशेष ध्यान रखती है। उन्हीं के साथ फोटो आते हैं, उन्हीं को पोर्ट मिलते हैं, उन्हीं को एयरपोर्ट मिलते हैं, उन्हीं को सारे ठेके मिलते हैं, वो रियल एस्टेट में उतर जाते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां वो खास पूंजीपति, जिनको आजकल 2A कहा जा रहा है, वो उतर जाते हैं। और उनके लोगों को अगर लैटरल एंट्री के थ्रू मिनिस्ट्रीज में लाकर ऐसे पदों पर भर्ती किया जाएगा जहां वो निर्णय ले सकते हैं, जहां वो डिसीजन दे सकते हैं, तो वो किसका फायदा पहुंचाएंगे, ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये कहना कि कांग्रेस के समय में ये स्कीम आई थी, ये झूठ है। स्कीम कांग्रेस के समय में नहीं आई थी। कांग्रेस के समय में एक कमेटी ने यह रिकमेंडेशन दिया था, जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं माना था, लेकिन आपने आते ही कांग्रेस की बाकी चीजों को तो ठुकरा दिया, लेकिन यह चूंकि आपको सूट कर रहा था, यह आपकी जो नीयत थी उसके आसपास था, उसको पूरा करने में मदद कर रहा था, इसलिए आपने लैटरल एंट्री की बात तुरंत स्वीकार कर ली और अपने लोगों को फटाफट भरना शुरू कर दिया। अब जाके विपक्ष का ध्यान गया है तो अगली बार संसद में भी यह मामला उठेगा, सड़क पर भी यह मामला उठेगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इस तरह से भर्तियां क्यों की जा रही हैं जिसमें आरक्षण का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। यह कहा जा रहा है कि अभी तक जितनी भर्तियां हुई हैं उसमें आरक्षित वर्ग से लोगों की भर्ती हुई ही नहीं है। तो यह सवाल तो उठेगा और अश्विनी वैष्णव जी को तो यह जवाब देना चाहिए कि एक रिपोर्ट यह बताती है कि मार्च 2022 से लेकर फरवरी 2024 के बीच भारतीय रेलवे पर यात्रियों की ओर से खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता, यानी खाने का जो खाना सर्व किया जाता है उसको लेकर जो पहले शिकायतें होती थी वो 500 गुना शिकायतें बढ़ गई हैं। यानी पहले अगर एक शिकायत होती थी तो अब 500 शिकायतें होती हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 3 वेंडर्स को ऐसे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया है, और ये शिकायतें सबसे ज्यादा कहां आ रही हैं? उन ट्रेनों में आ रही हैं जिनको स्पेशल कह के चलाया गया, वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, इस तरह की प्रीमियम ट्रेन में यह शिकायत आ रही है कि सड़ा हुआ खाना मिल रहा है, खराब खाना मिल रहा है। तो बाकी जगहों पर तो आप एक्सपर्टीज की बात करते हैं, अपनी रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर ये ऐसे किसी एक्सपर्ट को क्यों नहीं बिठाते हैं कि लोग जो इतना सारा पैसा दे रहे हैं उनको ढंग का खाना मिल सके। 14 दिन में 8 बार ट्रेनें पटरी से उतर जा रही हैं। रेल कवच के लिए 1100 करोड़ रुपए आपने दिया था, लेकिन रेलें आपस में टकरा रही हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। तो अपने मंत्रालय में आपने किस तरह के स्किल्ड लोगों को रखा है कि ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घटनाएं हो रही हैं और रेलवे को उसके हाल पे छोड़ दिया गया है ताकि कल को इसको भी उठाकर किसी प्राइवेट सेक्टर को वैसे ही बेच दिया जाए जैसे इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया गया? कहीं यही खेल तो नहीं है? जेएनयू को आपको बेचना है क्योंकि जेएनयू के पास करोड़ों की जमीनें हैं, उस पर किसी की नजर होगी। रेल को आपने सत्यानाश कर दिया है ताकि रेल को किसी प्राइवेट सेक्टर को आप बेच दें और सरकारी नौकरी में प्राइवेट सेक्टर वाले आकर आराम से काम कर सकें, अपने जो मालिक हैं उनका हित साध सकें। इसके लिए आपने लैटरल एंट्री की स्कीम चुन ली है। तो भाई प्रधानमंत्री के पद पर ही क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर से किसी को बिठा देते हो? उसमें भी तो किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी। आपके प्रधानमंत्री के पास ऐसी कौन सी डिग्री है जिसके चलते वो एक्सपर्ट है? आपके होम मिनिस्टर के पास ऐसी कौन सी डिग्री है? आपके पास ही रेलवे को चलाने के लिए कौन सी ऐसी स्पेशल डिग्री है कि आपके अंडर में रेलवे का रोज सत्यानाश हो रहा है? तो मंत्री आप लोग बने रहेंगे,
लेकिन बाकी जगहों पर जो आरक्षण मिलता है उसको खत्म कर देंगे आप। बाकी जगहों पर जो लोग प्रमोशन से और बाकी सबसे पहुंचते थे वो खत्म कर देंगे और प्राइवेट सेक्टर को लाकर बिठा देंगे ताकि उससे डबल ए जो 2A है उसका हमेशा फायदा होता रहे और उसका फायदे का फायदा आप लोगों को मिलता रहे और जो बच्चा लग लग के तैयारी करता है एग्जाम में वो हसरत भरी निगाह से देखे कि देखो ये लोग लैटरल एंट्री से सीधे घुस गए और हमारी सीटें लगातार कम होती जा रही हैं। ये सवाल आपसे है, सुनने वालों से है, इस देश की जनता से है कि जिस तरह से आरएसएस के लोगों को, अडानी अंबानी के लोगों को लगातार अलग अलग जगहों पर घुसाने का खेल चल रहा है, क्या इससे आपके बच्चे की नौकरी मारी नहीं जा रही है? क्या इससे आपकी नौकरी नहीं मारी जा रही है? और अगर आपकी नौकरी मारी जा रही है तो यह आपका कर्तव्य बन जाता है कि आगे आइए और इस पर सवाल उठाइए, इस पर सरकार से पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने विधायक से पूछिए, अपने एमपी से पूछिए, सरकार से पूछिए, सोशल मीडिया पे लिखिए। आप क्या सोचते हैं लैटरल एंट्री को लेकर, मैं जानना चाहता हूं। कमेंट में जरूर लिखिएगा, हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको लगता है कि हम जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं, हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए। अगर संभव हो हमारी मेंबरशिप लीजिए, 3 रुपए रोज से भी कम की मेंबरशिप है, क्योंकि हम आपकी ताकत पाते हैं तभी हम सच बोल पाते हैं। आप बहुत तरीकों से हमारी मदद कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन खोल के देखेंगे, पिन कमेंट खोल के देखेंगे, सारी जगहों पर यह चीज है। आप हमारी मदद करेंगे, आप हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच बोल सकेंगे, सवाल पूछ सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।